Please better. It is creation of mind that is called intellectual property. And what is the difference between other properties and intellectual property? जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक आपकी कार है, गाड़ी है, मोबाइल है, आपके घर है, फ्लैट है, उसमें और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है? स्टूडेंट्स बताएं। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मीन्स yes, which you can't feel by touch. Yes, physical form नहीं है, but you can feel in terms of patents, in terms of copyright, in terms of trademark. तो बताएंगे what is the difference between patent and copyright? पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, कॉपीराइट किसके लिए दिया जाता है? ये एक बात समझ लो स्टूडेंट्स, स्पेशली ये आपके सिर्फ इसलिए नहीं कि पेटेंट फाइलिंग और आईपीआर के लिए, ये आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से भी बड़ा अच्छा फील्ड है आईपीआर। अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे ना कि एज अ कैरियर भी बना सकते हो आप इसमें, और बायोटेक स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा दमदार फील्ड है। तो इसीलिए आप ज्यादा इंटरेस्ट लीजिए। देखिए जो यहाँ फैकल्टी मेंबर्स है ना, सॉरी पार्डन माय वर्ड्स, उनके करियर बन गए, लेकिन आपको अपने करियर बनाने हैं, तो आपको तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में सोचना होगा, सिर्फ पेटेंट फाइलिंग तक नहीं रहना। हो सकता है आपका इसमें करियर बन जाए, आप हो सकता है एज अ पेटेंट ड्राफ्टर बन जाएं, पेटेंट राइटिंग्स में आप एक्सपर्ट हो जाएं, अपने डोमेन एक्सपर्ट्स हो जाएं। तो इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेटेंट एंड कॉपीराइट? सर नया इन्वेंशंस हो गए तो वो पेटेंट बनते हैं, कोई नया इन्वेंशन हुआ पेटेंट हो गया, और कोई क्रिएशन है अगर क्रिएटिव चीज है तो वो कॉपीराइट में। प्लीज बताइए। यस, पेटेंट इज फॉर एनी इन्वेंशन which is new, which is not existing in the nature, जो पहले से नहीं है उसको पेटेंट मिलता है। So patent is basically based on novelty and copyright is based on originality. Like आप ताजमहल गए, आपने ताजमहल की पिक्चर क्लिक की, और मैं गया, मैंने ताजमहल की पिक्चर की क्लिक की, तो ताजमहल पर किसका कॉपीराइट है? किसका है? शाहजहां का। ताजमहल के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है। जो पिक्चर आपने क्लिक की है उसके ऊपर कॉपीराइट आपका है, जो पिक्चर मैंने क्लिक की है उसका कॉपीराइट मेरे पास है। सो बेसिकली इट इज क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। लाइक मैं यहाँ आपको कुछ समझा रहा हूँ, आप लोग अपने अपने हिसाब से नोट्स बना रहे हैं, तो एज अ प्रेजेंटेशन मेरा कॉपीराइट है, आप जो नोट्स बना रहे हैं वो आपकी कॉपीराइट है। क्लियर? पेटेंट, अब दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पेटेंट किसके लिए दिया जाएगा और कॉपीराइट किसके लिए दिया जाएगा? ठीक। सो व्हाट इज द पेटेंट सिस्टम? सो पेटेंट गिव्स द एक्सक्लूसिव राइट टू द पेटेंटी फॉर अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस इन द एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर of the invention by the government to prohibit the make or sale the particular process or a product। आपको पेटेंट क्यों दिया है? पेटेंट एक ऐसा राइट है जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बदले में आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च की देते हैं कि ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा प्रोसेस है नया, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके बदले में आपको मोनोपोली राइट्स मिलते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, फॉर 20 इयर्स। क्लियर? एक बात और समझ लीजिएगा, पेटेंट्स राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। पेटेंट्स क्या, सभी तरीके के जो आईपी राइट्स हैं टेरिटोरियल इन नेचर है। टेरिटोरियल इन नेचर मींस जैसे आपने अगर इंडिया में पेटेंट लिया है तो आपको इंडिया के राइट्स मिलेंगे। अगर आपने यूएस में पेटेंट लिया है, अगर आप कोई ऑस्ट्रेलिया में पेटेंट लिया है, आपने चाइना में लिया है, तो आपको वहां के राइट्स मिलेंगे। तो आपको जिस कंट्री में राइट्स लेने हैं, जिस कंट्री में अपने राइट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको उस कंट्री में आपको पेटेंट फाइल करना होगा। पेटेंट्स ऐसा नहीं है, देयर इज नो वर्ड, आप लोग
बड़ी क्लियर, एक बड़ा मिथ है कि उसको ग्लोबल पेटेंट मिल गया या वर्ल्ड पेटेंट या इंटरनेशनल पेटेंट। देयर इज नो वर्ड इंटरनेशनल पेटेंट। देयर इज अ वर्ड इंटरनेशनल फाइलिंग सिस्टम इज देयर, बट देयर इज नो इंटरनेशनल पेटेंट। अगर किसी को फॉरेन पेटेंट मिला है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पेटेंट सब जगह वैलिड हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल कंट्रीज में चाहिए पेटेंट तो आपको मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट्स फाइल करनी पड़ेगी। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गेटिंग पेटेंट? देयर आर 3 क्राइटेरिया: नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। आपकी इन्वेंशन में अगर ये तीनों क्राइटेरिया हैं, नोवेल्टी मींस इट शुड हैविंग न्यूनेस, मींस नया होना चाहिए, which is not existing in public domain before the filing of the patent application. Secondly, non-obviousness means it should having some technical advancements over the existing knowledge, like कैमरा बहुत टाइम से अवेलेबल था ना कैमरा, और मोबाइल फोन भी लगभग 20-25 साल से अवेलेबल हैं। बट पहले बिना मोबाइल के कैमरा आता, बिना कैमरे का मोबाइल आता था। काफी टाइम तक 10-15 साल तक बिना कैमरे के चलता रहा। फिर एक दिन किसी इन्वेंटर के दिमाग में आई, उसने उस कैमरे को मोबाइल में फिक्स कर दिया। बट इट इज नॉट ऑब्वियस, इट इज नॉन ऑब्वियसनेस, बिकॉज उसको कैमरे की भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ी और उसको मोबाइल की भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरा उसने उसमें अटैच कर दिया हो। अभी आप मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? तो आप इसका मतलब कैमरा लेने जा रहे हैं जिसमें मोबाइल लगा हुआ है। सो बेसिकली है ना, सबसे पहले आप उसकी कॉल क्वालिटी नहीं देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि कैमरा कितने मेगापिक्सल है, इसके कितने पिक्सल फिट फट रहा है कि नहीं फट रहा है। तो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट अ मियर ऑब्वियस, इट्स अ नॉन ऑब्वियस। एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल यूटिलिटी और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मींस उस प्रोडक्ट की या उस प्रोसेस की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होनी चाहिए जो मार्केट में सेलेबल हो। सो एज पर द लॉ, what do you mean invention? Invention means a new product or a process involving an inventive step and capable of industrial application. Means invention का मतलब है वही तीन, आप जो जनरल टर्म्स में कुछ भी बोले, लेकिन एज पर द पेटेंट लॉ इन्वेंशन के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए: न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, मतलब उसकी वायबिलिटी, सेलेबल वायबिलिटी होनी चाहिए। And what do you mean inventive step? Inventive step means a feature of invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both that makes the invention not obvious to a person skilled in the art. As per the law, I am quoting the same sections. And what do you mean new invention? New invention means invention or technology which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of the patent. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप इसको समझिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे इंडिया में नहीं है लेकिन वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे कंट्री में है, तो नोवेल्टी जो चेक होती है वो अक्रॉस द वर्ल्ड होगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए हो सकता है नया हो, आपके लिए हो सकता है नया हो। सपोज आप कहीं साउथ अफ्रीका घूमने गए, वहां आपने किसी ट्राइब्स को देखा कि उनके पास कोई फॉर्मूला है मेडिसिन का, आपने कहा नहीं ये इंडिया में तो इसको किसी को पता ही नहीं है, आप आए और यहाँ आपने इसको पेटेंट फाइल किया, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। अगर वो हो सकता है गलती से मिल भी जाए तो आपका पेटेंट कैंसिल हो सकता है, रिवोक भी हो सकता है। सो बेसिकली नोवेल्टी will check across the world. अब आप इससे समझिए what is prior art? ये prior art थी, पहले एक केटली थी जिसके अंदर सिंगल स्पाउट लगा हुआ था, एक नलकी लगी हुई थी। इसका क्या ड्रॉबैक था? ये टाइम कंज्यूम था, एक बार में एक कप एक बार में फिल करता था। फिर किसी इन्वेंटर के दिमाग में आए,
उसने इसमें 2 नलकी जोड़ दी। तो अभी क्या है, एक बार में 2 कप फिल हो सकते हैं। तो अगर 40 कप भरने में जो टाइम लगता था वो 20 कप में हो जाएगा। तो ये इन्वेंशन है, इसको पेटेंट मिला था कभी। तो आप समझिए क्या एडवांस था, उसका एडवांटेज क्या था, फिलिंग टाइम इज रिड्यूस। व्हाट डू यू मीन इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी? मींस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मींस कि वो मार्केट में सेलेबल हो, उसको लोग खरीदें, वो मास स्केल पे डेवलप किया जा सके। सो दिस इज द industrial applicability. These are the 3 main criteria to getting patent. अब आते हैं हम, मान लीजिए हमारे इन्वेंशन में नोवेल्टी भी है, इन्वेंटिव स्टेप भी है एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। लेकिन एज पर द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, these are some clauses, the invention which are not patentable, मतलब वो इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आती। आपके हिसाब से हो सकता है इन्वेंशन हो, लेकिन मैंने कहा एज पर द लॉ चलेगा, पेटेंट मिलेगा आपको एज पर द लॉ। लॉ क्या है? एनी इन्वेंशन विच इज फ्रिवलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज। ऐसी कोई प्रिंसिपल, कोई ऐसी इन्वेंशन आप कहते हो, कोई ऐसी रिसर्च जो कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज हो, लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट। आप कहते हैं मैंने एक इन्वेंशन बनाई है जिससे सन अब पूरब की जगह पश्चिम में दिखेगा, पहले पश्चिम से निकलेगा, तो ये पेटेंटेबल नहीं है। एन इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विच कुड बी कॉन्ट्रेरी पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी और विच कॉजेज सीरियस प्रेजुडिस टू ह्यूमन। ऐसी कोई इन्वेंशन जो थ्रेट हो प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए कोई थ्रेटनिंग हो, उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप कहें कि कोविड वायरस था, चाइना की कोई लैब कहे कि हम कोविड वायरस के ऊपर पेटेंट लेना चाहते हैं, क्यों? नोवल भी थी, वो नोवल्टी भी थी उसमें, वायरस में कोई पहले से नहीं था। इन्वेंटिव स्टेप हो सकता है उन्होंने कुछ उसमें लैब मेड किया। लास्ट वन इज डिविजनल एप्लीकेशन। डिविजनल एप्लीकेशन मींस अगर आप याद रखिएगा, फॉर अ सिंगल इन्वेंशन और सिंगल पेटेंट, एक इन्वेंशन को एक ही पेटेंट मिलेगा। एक से ज्यादा इन्वेंशंस होंगी, उसके लिए आपको 2 पेटेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। अगर सपोज आप इन्वेंशन कोई पेटेंट फाइल करते हैं और उनको लगता है कि पेटेंट ऑफिस को लगता है नहीं इसमें मल्टीपल इन्वेंशंस हैं, तो आप डिविजनल फाइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी इन्वेंशन जो एक साथ यूज होती हैं, लाइक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, वॉकी टॉकी, ठीक है ना, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर है, तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। 2 अलग अलग पार्ट है, एक रिसीव करने का है, एक का ट्रांसमिट करने का है, लेकिन वो दोनों सिंगल एप्लीकेशन में फाइल होंगे। क्लियर है? सो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है? अगर आपको लगता है कि आपने अपना काम रिसर्च की हुई है और आपको लगता है कि आपको पेटेंट फाइल कर देना चाहिए विदाउट वेटिंग, तो आप पहले प्रोविजनल फाइल कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको 12 मंथ्स का टाइम रहता है अपनी इन्वेंशन को कंप्लीट करने का एंड यू कैन फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। सो दीज आर द कंटेंट ऑफ एप्लीकेशंस। जब भी आप पेटेंट एप्लीकेशन कोई फाइल करते हैं, सो दीज आर द कंटेंट्स: टाइटल, फील्ड ऑफ द इन्वेंशन, बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, समरी, डिटेल डिस्क्रिप्शन। डिटेल डिस्क्रिप्शन मींस इसके अंदर हमें सब कुछ लिखना होता है, कैसे परफॉर्म हुआ, what is the best method to perform the invention, and claims are the legal boundaries। claims क्या है? जैसे आप कोई प्लॉट लेते हैं, कोई घर लेते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग क्यों करते हैं? कि ये क्लेम आप कर रहे हैं कि हमारा है, प्लस कोई हमारे बाउंड्री में ट्रेसपास न करे और किसी के में हम न जाएं। तो पेटेंट अगर आप फाइल कर रहे हैं तो पेटेंट में क्लेम्स की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई भी हम पेटेंट अगर फाइल करें तो उसमें क्लेम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे के पेटेंट को हम इन्फ्रिंज कर रहे हो अपने पेटेंट के, या ऐसा नहीं है कि हमने क्लेम्स ऐसे बनाए कि हम लोग उसको यूज करते चले यार, हम उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं।